रात के करीब 8 बज चुके थे। दुबई से लौटे इस लंबे सफ़र की थकावट मेरे शरीर पर साफ झलक रही थी, लेकिन मन में अपनों को बिना बताए सामने आकर चौंकाने की खुशी दौड़ रही थी। मैंने दरवाज़ा बहुत धीरे से सरकाया। दरवाजे की हल्की सी खुली जगह से सामने फैला डाइनिंग एरिया मेरी आंखों के सामने उभर आया। घर के सारे लोग एक साथ मेज के चारों ओर बैठे खाना खा रहे थे। ठहाके लग रहे थे, बातें चल रही थी, मगर मेरी नज़र वहाँ टिक नहीं पाई। मेरी आंखें अपने आप उस कोने की तरफ खिंच गई जहाँ जूतों की अलमारी के पास फर्श पर एक मैली सी प्लेट पड़ी थी और वहीं मेरी पत्नी काव्या सिकुड़ कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उस पल मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। हर महीने पत्नी के नाम पर अलग से 1 लाख रुपए भेजने के बाद भी उसके साथ ऐसा सलूक हो रहा होगा, यह बात मैंने कभी सोचा भी नहीं थी। मैं हक्का बक्का बाहर ही खड़ा था कि तभी मेरी माँ कुर्सी से झटके से उठी और तेज कदमों से काव्या की ओर बढ़ गई। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने काव्या की चोटी पकड़ ली और उस पर हाथ छोड़ दिया। बेकार औरत, तुझे इतनी बार समझाया है, रोटियां ध्यान से बनाना, सारी जला डाली, उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उनका क्रोध काबू से बाहर था। उन्होंने झटके से दरवाज़ा खोला और काव्या को बाहर की ओर धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिरने ही वाली थी कि मैं आगे बढ़ा और उसे थाम लिया। जैसे ही मेरा हाथ उसे छू पाया, काव्या का पूरा शरीर कांप गया, लेकिन अगले ही पल जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और फिर टेबल पर बैठे बाकी लोगों ने मुझे देखा तो सबके चेहरे जड़ हो गए। जो चेहरे कुछ देर पहले हंसी से खिले थे, वे डर के मारे सफ़ेद पड़ गए। मैंने कांपती हुई काव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। इस दृश्य से पहले कि मेरी कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। पिछले 3 साल से मैं दुबई में नौकरी कर रहा था। ज़िंदगी सच में उतार चढ़ाव से भरी होती है। मेरी और काव्या की शादी को मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था कि मुझे दुबई से जॉब ऑफर मिल गया। उस वक्त मेरी उम्र 29 साल थी और काव्या 25 की थी। वह ऑफर मेरे लिए सपनों जैसा था, लेकिन उस सपने के पीछे कई कड़वी परतें छिपी थी। काव्या मेरे पिताजी के पुराने दोस्त की बेटी थी और बेहद खूबसूरत थी। मेरी माँ को वह शुरू से पसंद नहीं थी। माँ चाहती थी कि मेरी शादी उनकी पसंद की किसी लड़की से हो जो ज़्यादा दहेज ला सके, लेकिन पिताजी ने जब मेरी सगाई काव्या से तय कर दी तो उनके माता पिता इस बात पर अड़ गए कि अगर मुझे दुबई जाना है तो पहले शादी करनी होगी, वरना ये वीज़ा की प्रक्रिया में कोई मदद नहीं करेंगे। ससुर जी की पहचान की वजह से मेरा वीज़ा आसानी से लग गया। इसी कारण माँ ने मन मारकर हामी तो भर दी, लेकिन उनकी आंखों में छिपी नफरत मुझे शादी के दिन भी साफ दिख रही थी। उसके बाद मैं दुबई चला गया। परदेश के शुरुआती दिन मेरे लिए बेहद कठिन थे। मन हर वक्त घर की तरफ भागता रहता। जैसे ही काम से फुर्सत मिलती, मैं तुरंत काव्या को वीडियो कॉल करता। मुझे उम्मीद रहती कि मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी फैल जाएगी। वह ढेर सारी बातें करेंगी जैसे नई दुल्हनें करती हैं, लेकिन हर बार उल्टा ही होता। काव्या बहुत सीमित शब्दों में जवाब देती। वह स्क्रीन पर दिखती जरूर थी, पर उसकी नज़र कहीं और उलझी रहती थी। कैसी हो काव्या, घर में सब ठीक है? मैं प्यार से पूछता। वह सिर झुकाकर कहती, हाँ सब ठीक है, बस सिर दर्द है। मेरी माँ और बहन तुम्हारा ध्यान रखती हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं? मैं बार बार पूछता। मुझे लगता था वह संकोच कर रही है। वह जल्दी से कहती, सब ठीक, आप चिंता मत कीजिए, मुझे सोना है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता। मैं कहता, मैं पूरा दिन काम करके थक जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन करता हूँ और तुम्हें बात ख़त्म करने की जल्दी रहती। वह दूसरी तरफ से थके हुए लहजे में बोलती, आप वहाँ काम पर ध्यान दीजिए, हर वक्त फ़ोन लेकर बैठना ठीक नहीं है। मुझे भी घर के काम होते हैं। मुझे अपनी पत्नी से बेहद लगाव था। मैं चाहता था कि रोज़ घंटों उससे बात करूं और उसे बताऊं कि यहाँ मैं कितना अकेला महसूस करता हूँ, मगर उसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं दिखती थी। मुझे लगता था शायद वह मुझसे प्यार नहीं करती या मेरी गैर मौजूदगी उसे पसंद है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था उसके इस व्यवहार के पीछे कितनी बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। मैं खुद को यही समझा कर चुप हो जाता कि वह घर के कामों में उलझी रहती होगी। नौकरी करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन मेरे बॉस ने मेरे काम से खुश होकर मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था।
मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया। अम्मा, मुझे 10 दिन की छुट्टी मिली है। मैं सोच रहा हूँ भारत आ जाऊँ, काव्या से मिल लूँगा और आपसे भी। दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर माँ की सख्त आवाज़ आई, इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत? तुम्हें पता है टिकट कितने महंगे होते हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा, अम्मा मुझे यहाँ आए 6 महीने हो गए, मन बहुत भारी रहता है। माँ बोली, भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, टिकट के पैसे घर भेज दो। तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता तय करना है, शादी का सामान और दहेज भी देखना है। तुम छुट्टियां रद्द करवा लो, ओवर टाइम करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। माँ की बातें सुनकर मेरा मन टूट सा गया। मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेचैन था। मैं चाहता था कि एक बार काव्या से सीधे पूछूं कि वह इतनी बदली क्यों लगती है, लेकिन माँ के फैसले के सामने मैं कुछ ना कह सका। मैंने मजबूरी में छुट्टी कैंसिल करवा दी और भारत नहीं आ पाया। अगर उस वक्त मैं चला आता तो शायद बहुत कुछ बिगड़ने से बच जाता। माँ की बात मानकर छुट्टी तो रद्द कर दी थी, लेकिन भीतर से मैं खाली हो गया था। मैं काव्या से भी नाराज़ था कि उसने एक बार भी यह क्यों नहीं कहा कि मैं वापस आ जाऊं। अगर वह बस एक बार कह देती कि उसे मेरी याद आती है और मैं लौट आऊँ, तो शायद मैं माँ की बात मानने से इनकार कर देता और टिकट बुक करवा लेता। लेकिन उसकी वह चुप्पी और फ़ोन पर सीमित बातचीत मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शायद वह अपनी ही हालात में कहीं खो चुकी है। मैंने खुद को काम में झोंक दिया, ओवर टाइम लेने लगा, एक मशीन की तरह काम करता, कमरे में लौटता और थक कर सो जाता। इधर बहन का रिश्ता तय हो चुका था और मैं यहाँ डॉलर में कमाकर वहाँ रुपए भेज रहा था ताकि उसकी शादी अच्छे से हो सके। एक दिन शाम को काम से लौटते वक्त मेरा मन अजीब बेचैनी से भर गया। कमरे में जाने का दिल नहीं हुआ। इसी वजह से मैं पास में बने एक छोटे से पार्क में चला गया। वहाँ मेरी नज़र एक बेंच पर बैठे आदमी पर पड़ी। पहली झलक में मुझे लगा कि वह कोई 80 साल का बुजुर्ग होगा, क्योंकि उसकी पीठ झुकी हुई थी, चेहरे पर गहरी लकीरें थीं और सिर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। लेकिन जब मैं उसके पास से होकर गुजरा और ध्यान से देखा तो समझ आया कि उसकी उम्र 50 या 55 से ज़्यादा नहीं होगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरे दुख ने उसकी जवानी को वक्त से पहले ही खा लिया हो। उसकी आंखों में एक सन्नाटा भरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो अक्सर अपने ही लोगों से मिले घाव से पैदा होता है। ना जाने क्यों मैं उसके पास जा बैठ गया और हल्के से नमस्ते कहा। वह थोड़ा चौंका और फिर धीमी आवाज़ में बोला, आप भारत से हैं क्या? मैंने कहा, हाँ। वह कड़वाहट भरी हंसी हंसकर बोला, बदकिस्मती से। इसके जवाब ने मुझे अचंभित कर दिया। मैंने पूछा, बदकिस्मती से क्यों? वह बोला, क्योंकि भारत में मेरे अपने लोग रहते हैं जिनकी खुशियों के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस परदेश में खपा दी। धीरे धीरे हमारी बातचीत आगे बढ़ने लगी। वह आदमी बहुत अकेला और टूटा हुआ लग रहा था। उसने बताया कि वह रोज़ शाम यहाँ आकर बैठता है, क्योंकि घर की दीवारें उसे घुटन देने लगती हैं। बातों ही बातों में एक अजीब सा अपनापन बन गया। मुझे वह खुद जैसा लगा, अकेला और अपनों से कटा हुआ। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अंकल आपकी उम्र तो ज़्यादा नहीं लगती, फिर आपकी हालत ऐसी क्यों है? आप इतने थके हुए क्यों नज़र आते हैं? उसने लंबी सांस ली और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, बेटा तुम अभी जवान हो और इस देश के में नए हो। परदेश दीमक की तरह होता है, बाहर से इंसान को चमकदार दिखाता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देता है। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी बातें सुनते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल रहा हो। वह बोला, जब मैं यहाँ आया था तब बिल्कुल तुम्हारी तरह जवान था, नई नई शादी हुई थी, पत्नी बहुत सुंदर थी, आंखों में ढेर सारे सपने थे, लेकिन मेरे सिर पर 5 बहनों की शादियों की जिम्मेदारी थी। पिता का साया पहले ही उठ चुका था और घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही था। वह थोड़ा रुका, पानी की बोतल से घूंट लिया और फिर बोला,
मैंने यहाँ टैक्सी चलानी शुरू की। दिन और रात का फर्क मिट गया, नींद कम और काम ज़्यादा हो गया। हर महीने अपनी कमाई का एक एक पैसा माँ को भेज देता था। मेरा बस एक ही मकसद था कि मेरी बहनों की शादी इज्जत से हो जाए और उन्हें किसी चीज़ की कमी ना झेलनी पड़े। इसी बीच मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी, लेकिन मैं घर नहीं जा सका क्योंकि खर्चे बहुत थे। माँ कहती थी, अभी मत आओ, पहले पैसे जोड़ो, बहनों का फर्ज पूरा करना ज़रूरी है। मैं उसकी बातें सांस रोके सुन रहा था क्योंकि हर शब्द मुझे अपनी ही ज़िंदगी से मिलता हुआ लग रहा था। मैंने बेचैनी से पूछा, फिर आगे क्या हुआ अंकल? उसकी आवाज़ भारी हो गई। उसने कहा, 5 बहनों की शादी करते करते मेरी जवानी के 20 साल खत्म हो गए। मेरी बेटी जो मेरे यहाँ आने के बाद पैदा हुई थी वह बड़ी हो गई, लेकिन मैं एक बार भी भारत नहीं जा पाया। जब भी जाने की सोचता माँ का फ़ोन आ जाता। कभी कहती इस बहन की डिलीवरी है, कभी कहती उस बहन की तबीयत खराब है, कभी घर की मरम्मत का बहाना होता। मैं इंसान नहीं रहा था, बस एक मशीन बन गया था जो पैसे भेजती थी। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, और आपकी पत्नी? यह सुनते ही वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा। पार्क में बैठे कुछ लोग हमारी तरफ देखने लगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह रोते हुए बोला, मेरी पत्नी इंतज़ार करती रही। 20 साल तक उसने शिकायत का एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जब मैं 20 साल बाद सारी जिम्मेदारियां पूरी करके घर लौटा तो वह मुझे दरवाजे पर नहीं मिली। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने पूछा, वह कहाँ थी? उसने कपकती आवाज़ में कहा, शमशान में। उसने अपने सिर पर हाथ मारा। मेरे पहुंचने से 2 हफ्ते पहले वह इंतज़ार करते करते मर गई। मैं उसका आखिरी चेहरा भी नहीं देख सका। और जानते हो सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली बात क्या है? मैंने सिर हिला दिया। मेरे शब्द गले में फंस गए थे। उसने कहा, जिन बहनों के लिए मैंने अपनी जवानी इस ठंडे देश में गंवा दी, जिनकी शादियों के लिए मैंने अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखी, उन्हीं बहनों और मेरी माँ ने इन 20 सालों में मेरी पत्नी को नौकरानी बनाकर रखा। यह सुनकर मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। मेरे मुंह से निकल पड़ा, नौकरानी? लेकिन वह तो आपकी पत्नी थी। आपकी बहन और आपकी माँ ऐसा कैसे कर सकती थी? उस आदमी ने आंसू पोंछे और थकी हुई सांस लेते हुए बोला, पैसा बेटा, पैसा इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। उन्होंने सोचा वह परदेश में बैठा पैसे भेज रहा है, उसे क्या पता चलेगा कि घर में क्या हो रहा है। जब मैं फ़ोन करता तो माँ कहती, बहू बहुत खुश है। मैं उनकी बातों पर भरोसा कर लेता था, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म मेरी बेटी के साथ हुआ। उसकी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरी बेटी, जिसे मैंने कभी गोद में भी नहीं उठाया था, वह जवान हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मेरी 5 बहनें हैं जिनके बच्चे की परवरिश मेरे पैसों से हुई है। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे कपड़े पहने, तो कोई ना कोई बहन मेरी बेटी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर ढूंढेगी, क्योंकि वहाँ उनकी बहुत पहचान थी। इतने साल बाहर रहने की वजह से मेरी तो कोई जान पहचान थी ही नहीं। आखिर वो मेरी बहनें ही तो थीं। वह एक पल के लिए रुक गया, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। जब मैं भारत लौटा और मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, तब मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात छेड़ी। लेकिन उस वक्त मेरी सगी बहनों ने मेरा साथ देने की बजाय मुझसे मुंह मोड़ लिया। वे कहने लगी कि भैया, तुम्हारी बेटी तो हमेशा घर के कामों में लगी रहती है। ना उसका रंग रूप कुछ खास है, और ना ही उसे दुनिया की समझ है। ना उसे पहचानने ओढ़ने का शौक है, और ना ही बात करने का सलीका है। हम अपनी पहचान में बात किसी के यहाँ उसका रिश्ता नहीं करवा सकते। ऐसा करेंगे
तो हमारी ही बदनामी होगी। यह वही बहनें थीं जो सालों तक मेरे भेजे पैसों से अपनी जिंदगी चलाती रहीं। आज वही मेरी बेटे के लिए कड़वे शब्द बोल रही थी। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी की कहानी किसी खौफनाक सपने जैसी लग रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, बेटा, मेरी बेटी की हालत भी किसी कामवाली से अलग नहीं है। मेरी बहनों के बच्चे जो कपड़े पहनकर पुराने कर देते थे, वही कपड़े मेरी बेटी को दिए जाते थे। वह कमजोर सी मासूम बच्ची अपनी माँ का सदमा और मेरे जैसे मजबूर बाप की हालत सह नहीं पाई। मैं अभी अपनी पत्नी के गम से उभरा भी नहीं था कि 6 महीने के भीतर मेरी बेटी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे टीबी थी और उसके शरीर में खाने पीने की भारी कमी थी। लेकिन मैं जानता था कि उसे बीमारी से ज़्यादा अपनों की बेरुखी ने मार डाला। उसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वह डूबते हुए किसी आखिरी सहारे को थाम रहा हो। उसने कहा, परदेश एक जहरीला नाग है बेटा। यह इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। हम दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते करते खुद को मौत के करीब पहुंचा देते हैं। हमारी पत्नियां हमारी राह देखते देखते इस दुनिया से चली जाती हैं। आज मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा है। ना पत्नी रही, ना बेटी, और ना ही वे बहनें जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं फिर से यहाँ लौट आया हूँ क्योंकि वहाँ मेरा कोई अपना नहीं बचा। उसकी कहानी ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। जब मैं अपने कमरे में लौटा तो मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। उसकी हर बात मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे बार बार काव्या का चेहरा याद आ रहा था। उसकी उदासी, उसका कम बोलना, उसका हर बात को टाल देना। कहीं काव्या के साथ भी वही सब तो नहीं हो रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। उसी रात मैंने तय कर लिया कि अब मैं और खुद को धोखे में नहीं रखूँगा। मेरी बहन की शादी हो चुकी है, अब मुझे लौट जाना चाहिए। मैंने ठान लिया कि या तो नौकरी छोड़ दूँगा या लंबी छुट्टी लेकर भारत जाऊँगा। काव्या को अपने साथ लेकर आऊँगा या फिर वहीं कोई छोटा सा काम शुरू कर लूँगा। अगली सुबह पूरा मन बनाकर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। मैंने कहा, अम्मा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अगले महीने वापस आ रहा हूँ। बहन की शादी हो गई है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी भी संभालनी है। दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर माँ की भावुक आवाज़ सुनाई दी, हाँ बेटा, आ जाओ, आखिर यह तुम्हारा घर ही तो है। लेकिन मैं सोच रही थी कि हम कब तक किराए के मकान में रहते रहेंगे। मैंने एक घर देखा है, बहुत कम दाम में मिल रहा है। अगर तुम थोड़ा और पैसा भेज देते तो हम अपना खुद का मकान खरीद लेंगे। जब तुम लौटोगे कम से कम अपनी छत तो होगी, वरना किराए के घर की झंझट फिर शुरू हो जाएगी। मैं तो पहले ही वापसी का मन बना चुका था। माँ की इस बात से फिर उलझन में पड़ गया। अपना घर हर इंसान का सपना होता है। मैंने कहा, अम्मा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ बोली, बेटा, मैंने कुछ फिक्स्ड जमा की कर रखी है, मैं निकाल लूँगी और गहने भी बेच दूँगी। बस तुम थोड़ा और संभल जाओ, 1 साल और वहीं टिक जाओ। घर बनते ही तुम लौट आना, फिर कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि जब तुम आओ तो अपने ही घर में राजा की तरह रहो। माँ के शब्दों में इतना अपनापन और अपनत्व था कि उस बूढ़े आदमी की सारी बातें मेरे दिमाग से धुंधली होने लगी। मैंने सोचा, शायद माँ सही ही कह रही है। अपना घर होगा तो काव्या भी खुश रहेगी। मैंने एक बार फिर अपनी चाहतों को दबा दिया। देखते ही देखते 1 और साल गुजर गया। मैं दिन रात मेहनत करता रहा और लगातार पैसे भेजता रहा। आखिर एक दिन माँ ने नए घर का वीडियो भेजा। 2 मंजिला सुंदर सा मकान। माँ ने बताया कि घर खरीद लिया गया है। मेरे मन को तसल्ली मिली कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन जब कागजों की बात आई तो पता चला कि माँ ने अपने नाम पर
रजिस्ट्री करवा ली है। मैंने फ़ोन करके पूछा, अम्मा घर तो मेरे पैसों से लिया गया, फिर आपने अपने नाम पर क्यों करवाया? माँ हंसते हुए बोली, अरे ना समझ, मैं इसे अपने साथ थोड़ी लेकर जाऊंगी, आखिर यह तेरा ही तो है। मैं तो बस घर की बड़ी हूँ, जब तुम आओगे तब तुम्हारे नाम करवा दूंगी। तुम इन छोटी बातों में मत उलझो। मैंने भी यही सोचा कि माँ के नाम ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ता। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह जाल और गहरा होता जा रहा है। घर अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि भारत जाकर कोई छोटा कारोबार शुरू किया जा सकता, लेकिन परदेश की तन्हाई और मानसिक करवट ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैंने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका, मुझे हर हाल में लौटना है। दिल कह रहा था कि अगर अब भी नहीं गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उसी शाम मैंने माँ को फिर से फ़ोन किया। मेरे स्वर में पूरा आत्मविश्वास था। मैंने कहा, अम्मा घर बन चुका और मेरे पास काम शुरू करने लायक पैसे भी हैं, इसलिए मैंने सोचा है अगले हफ्ते ही टिकट करवा लेता हूँ। मेरी बात सुनते ही दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई। मुझे लगा शायद कॉल कट गई है या माँ खुशी से कुछ बोल नहीं पा रही। मैंने दोबारा आवाज़ दी, तब माँ की आवाज़ आई, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। वह गंभीर लहजे में बोली, बेटा तुम भावनाओं में बहकर फैसला क्यों लेते हो? अभी तो घर बना है, तुम जानते हो कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, उसे भरना भी पड़ता है। मैंने हैरानी से कहा, अम्मा सामान तो मैंने भेज दिया है, और क्या बाकी है? माँ बोली, बात सामान की नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं। भगवान ने उसे 2 बेटे दिए हैं। मैंने उसकी शादी बड़े घराने में की थी। अब अगर हम खाली हाथ वहाँ जाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उसके ससुराल वालों ने मेहमान रखना भी तो ज़रूरी है। बहन को विदा करना है तो देना लेना तो होगा ही। मैंने उनसे वादा कर दिया कि हम तुम्हारी भांजी और दोनों बेटों को सोने की चीज़ें देंगे। यह सुनते ही मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने थके हुए स्वर में कहा, अम्मा आजकल सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, इतना बड़ा खर्च कैसे उठा पाऊंगा? माँ ने तुरंत भावनाओं का सहारा लिया। उन्होंने कहा, तो क्या तुम अपनी बहन की इज्जत मिट्टी में मिला दोगे? सारी उम्र लोग उसे ताने देंगे कि उसका भाई दुबई में रहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, और अभी तुम्हारे छोटे भाई की नौकरी भी नहीं लगी। घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है। अगर तुम अभी वापस आ गए तो सब भूखे मर जाएंगे, इसलिए ऐसा करो कुछ दिन और वहीं रह जाओ, तब तक तुम्हारे भाई की नौकरी भी लग जाएगी और बहन के खर्चे से भी छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं एक बार फिर मजबूर हो गया। बहन के प्यार और माँ की इज्जत की दुहाई के आगे मैं मना नहीं कर सका। मैंने भारी मन से कहा, ठीक है अम्मा, यह आखिरी बार होगा। 6 महीने बाद हर हाल में वापस आ जाऊंगा। इन दिनों जब भी मेरी काव्या से बात होती थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी साफ दिखने लगी थी। जो रंगत कभी गुलाब की तरह दमकती थी वह अब फीकी पड़ गई थी। वीडियो कॉल पर उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ नजर आने लगे थे। वह मुझसे नजरें चुराती थी। मैं अक्सर पूछता, काव्या तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों लग रहा है, तुम ठीक तो हो? वह जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती और कहती, कुछ नहीं, बस 2-4 दिन से बुखार था और मौसम भी बदल रहा है। एक दिन वीडियो कॉल के दौरान मुझे उसकी तेज और डरावनी खांसी सुनाई दी। वह दुपट्टे में मुंह छुपाकर खांस रही थी। मैं घबरा गया और पूछा, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रही हो? उसने जल्दी से कहा, दिखा आई हूँ, दवा भी चल रही है, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। यह कहकर उसने झट से फोन काट दिया। मुझे ऐसा महसूस होता था
जैसे वह बहुत थक चुकी है और मुझसे बात करने की ताकत भी उसमें नहीं बची है। बार बार मुझे पार्क में मिले उस बूढ़े आदमी की बातें याद आने लगी। जरूर कोई बात थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी। काव्या पहले बहुत बातूनी हुआ करती थी, घंटों मुझसे बातें करती थी, छोटी छोटी शरारतें करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता था जैसे उसके पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वह बस मेरी बातें सुनती और हाँ कहकर काल खत्म कर देती। उसके व्यवहार में अब मुझे रूखापन नहीं बल्कि डर और मजबूरी ज़्यादा दिखने लगी थी। मेरा दिल अंदर ही अंदर गवाही दे रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दिमाग की उलझन मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देती थी। मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। 6 महीने का वादा तो किया है, लेकिन मैं उससे पहले ही भारत जाऊंगा। मैं सबको चौंका दूंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। यह फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। मैंने तय कर लिया था कि अब और इंतजार नहीं करूंगा। माँ की मांगे खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और काव्या की चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। जब भी उस बूढ़े आदमी की बातें याद आती तो मैं खुद से कहता कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनों की इच्छाओं पर कुर्बान नहीं करूँगा। मैंने किसी को भनक नहीं लगने दी और चुपचाप भारत का टिकट बुक करा लिया। मेरा इरादा था सीधे घर पहुंचकर सबको हैरान कर देना और खुद देखना कि काव्या इतनी उदास क्यों रहती है। जाने से एक दिन पहले मैंने रोज की तरह घर पर वीडियो कॉल किया। माँ बहुत खुश नज़र आ रही थी क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि बहन के बच्चों के लिए मैंने कुछ और पैसे भेज दिए हैं। मैंने माँ से कहा कि काव्या से बात करवा दीजिए। माँ ने फ़ोन घुमाकर काव्या की तरफ किया तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसके सिर पर एक पुराना सा दुपट्टा था और वह कैमरे की तरफ देखने से बच रही थी। मैंने पूछा, काव्या तुम कैसी हो और घर में सब कैसा चल रहा है? उसने बड़ी मुश्किल से आंखें उठाई और ठंडे स्वर में बोली, मैं ठीक हूँ और सब बहुत अच्छा है। उसकी आवाज़ में किसी भी तरह का भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई रटाया जवाब बोल रही हो। मैंने गौर किया कि वह बात करते समय बार बार कैमरे के एक कोने की तरफ देख रही थी, जैसे कोई वहाँ खड़ा होकर उसे इशारे कर रहा हो। मेरी अंतरात्मा ने खतरे की घंटी बजा दी। मैंने उससे कहा कि मुझे उम्मीद है तुम अपना ध्यान रख रही होगी और दवाइयाँ समय से ले रही होगी। उसने बस सिर हिला दिया और चुप रही। उसकी आंखों में भरी वीरानी मुझे दुबई में बैठे बैठे बेचैन कर रही थी। जब मैंने कॉल खत्म की तो मेरे मन में अजीब सा डर भर गया। मुझे लगा कि टिकट बुक करके मैंने बिल्कुल सही फैसला किया। अगले 24 घंटे मेरे लिए किसी आफत से कम नहीं थे। हवाई सफ़र मुझे कभी इतना लंबा महसूस नहीं हुआ था। हर गुजरते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिमाग में तरह तरह के ख्याल घूम रहे थे। कभी लगता कि शायद मैं ही बेवजह सोच रहा हूँ और कभी काव्या का पीला चेहरा आंखों के सामने आ जाता। जैसे तैसे सफ़र पूरा हुआ और मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया। वहाँ से मैंने टैक्सी ली और ड्राइवर को अपने घर का पता बताया। वही नया घर जिसे मेरी माँ ने मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा था और जिसे देखने के लिए मैं बेचैन था। रास्ते में ट्रैफिक का शोर और लोगों की भीड़ भी मुझे सुकून दे रही थी, क्योंकि 4 साल बाद मैं अपने देश और अपने लोगों के बीच लौट रहा था। फिर भी दिल में किसी कोने में एक अनजाना डर बैठा हुआ था। रात के करीब 8 बज रहे थे जब टैक्सी एक खूबसूरत 2 मंजिला मकान के सामने रुकी। मैंने किराया दिया, अपना बैग कंधे पर टांगा और गाड़ी से नीचे उतर गया। मेरे सामने वही घर खड़ा था जिसकी
तस्वीरें और वीडियो माँ मुझे बार बार भेजती रहती थी। सच कहूँ तो मकान वाकई बहुत भव्य था। उसकी हर ईंट में मेरी मेहनत, मेरी नींदें और मेरा खून पसीना शामिल था। जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ा, अंदर से रोशनी झलक रही थी और हंसी मजाक की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। मेरा हाथ घंटी दबाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक भीतर से उठी एक तेज चीख ने मुझे वहीं रोक दिया। यह आवाज़ मेरी अम्मा की थी, लेकिन इसमें वह अपनापन नहीं था जो फ़ोन पर सुनाई देता था। इस आवाज़ में क्रूरता और गुस्सा भरा हुआ था। शब्द गूंजे कि कमबख्त, तेरे हाथ खराब हैं क्या जो सारी रोटियां जला दी। मैं वहीं जड़ हो गया। यह शब्द इतने जहरीले थे कि मेरे कानों में उतरते ही पूरे शरीर में फैल गए। इसके तुरंत बाद किसी के रोने और माफ़ी मांगने की आवाज़ आई। मैं पहचान गया, यह काव्या की आवाज़ थी। वह कांपते हुए कह रही थी कि अम्मा जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं अभी नई रोटियां बना देती हूँ। लेकिन माँ का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि क्या तेरा बाप यहाँ खर्चा भेज रहा है जो रोज़ नया राशन लाकर दूँ? तेरी जैसी औरत के लिए तो सूखी रोटी भी काफ़ी है। मैं बाहर खड़ा बुरी तरह कांप रहा था। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मैंने कभी अपनी माँ को इस रूप में नहीं देखा था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि काव्या फ़ोन पर इतनी चुप क्यों रहती थी। मेरे भीतर गुस्से और दर्द का तूफान उठने लगा। कांपते हाथों से मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया। गेट खुला हुआ था। शायद कोई आया होगा या फिर घर वालों ने ध्यान ही नहीं दिया था। मैं बिना आवाज़ किए धीरे धीरे अंदर बढ़ा और ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर का दृश्य देखने से पहले ही मेरे कानों में माँ के वही शब्द गूंज रहे थे जो उन्होंने काव्या के लिए कहे थे। जिस माँ के लिए मैंने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी थी, वही मेरी माँ ने मेरी पत्नी के साथ ऐसा सलूक करेंगी, यह सोच भी नहीं सकता था। दरवाजे के पास पहुँचते हुए मैंने खुद को किसी बड़े झटके के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आने वाला था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं हो सकता। मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। सामने का मंजर मेरी रूह तक हिला देने वाला था। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मेरे भाई बहन हंसते बोलते आराम से कुर्सी पर बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन मेरी नज़र वहाँ नहीं ठहरी। मेरी आंखें उसे कोने में जा टिकी जहाँ जूतों की अलमारियों के पास फर्श पर एक टूटी फूटी प्लेट पड़ी थी और वहीं मेरी पत्नी काव्या सिकुड़ी हुई बैठी थी। वह खाना उठाने ही वाली थी कि माँ अपनी कुर्सी से झपट कर उठी और पलक झपकते ही काव्या पर टूट पड़ी। उन्होंने उसके बालों की चोटी पकड़ ली और झकझोरने लगी। काव्या के हाथ से निवाला गिर पड़ा और वह डर से थर-थर काँपने लगी। माँ की आवाज़ कमरे में गूंजी कि रोटियां जला दी है तूने, तुझे कभी समझ नहीं आएगी, आटा क्या मुफ्त में मिलता है। मैं अभी दहलीज पर ही था कि माँ ने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया और काव्या को जोर से बाहर की तरफ धक्का दे दिया। वह ज़मीन पर गिरने ही वाली थी कि मैंने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। काव्या ने घबराकर आंखें खोली और जब मुझे सामने खड़ा देखा तो उसकी सिसकियां अटक गईं। शायद वह इसे सपना समझ रही थी। उसके कांपते ओठों से मेरा नाम निकला। कमरे में मौजूद सभी लोग मुझे देखकर जैसे पत्थर के हो गए। जो चेहरे अभी तक हंस रहे थे वे डर से सफ़ेद पड़ गए। मेरी माँ जो अभी तक गुस्से से भरी खड़ी थी, मुझे देखते ही ठिठक गई। उनका उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। मेरी छोटी बहन के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिरा
और उसकी आवाज़ पूरे सन्नाटे में गूंज गई। मैंने काव्या को सीधा खड़ा किया और उसकी बाहें मजबूती से थाम ली। फिर मैंने अपनी माँ की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा कि अम्मा, यह सब क्या चल रहा है? माँ की आवाज़ जैसे गले में अटक गई। वह घबरा कर बोली कि बेटा, तुम कब आए? तुमने तो बताया ही नहीं। मैं काव्या को साथ लेकर अंदर चला आया। मेरे भाई बहन अपनी कुर्सियों से उठ चुके थे। टेबल पर रखा खाना मुझे अब जहर जैसा लग रहा था। मैंने माँ से कहा, अच्छा हुआ मैंने नहीं बताया, वरना मुझे कैसे पता चलता कि मेरे पीछे मेरी पत्नी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। वह जूतों के पास बैठकर खाना खा रही है और आप सब कुर्सियों पर बैठकर दावत उड़ा रहे हैं। माँ ने तुरंत बात पलट दी और अपनी गलती मानने की बजाय सारा दोष काव्या पर टाल दिया। वह बोली, तुम्हें क्या पता इसकी हरकतें का? इसे लगता है कि तुम पेड़ों से पैसे तोड़कर लाते हो। इसने सारी रोटियां जला दी थी। मैं इसे समझा रही थी कि पैसों की कदर कैसे की जाती है। मैंने मेज पर रखे खाने की तरफ इशारा किया और कहा, एक रोटी जल गई तो क्या हो गया? यहाँ तो इतना सारा खाना रखा है। वह किसके पैसे से आया है? क्या इसमें मेरी पत्नी का कोई हक नहीं? मेरा भाई आगे बढ़ा और मुझसे लिपटने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उनके चेहरों पर मुझे प्यार नहीं बल्कि डर दिखाई दे रहा था। डर इस बात का कि कहीं उनकी असलियत उजागर ना हो जाए। काव्या मेरे पास खड़ी कांप रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि वह कितनी डरी हुई है। उसने हल्के से मेरा हाथ दबाया, जैसे मुझसे चुप रहने की गुहार लगा रही हो। मैंने फिर माँ से पूछा कि क्या मेरी पत्नी की कीमत आपकी नज़र में बस इतनी है कि वह जूतों के पास बैठकर खाना खाए? माँ ने बेहद बेहुदा जवाब दिया, यह इसी लायक है, कामचोर है और दिन भर मुंह लटकाए घूमती रहती है। तुम अभी आए हो, तुम्हें नहीं पता इसने मेरा जीना हराम कर रखा। माँ की आवाज़ की कठोरता साफ बता रही थी कि यह मामला सिर्फ जली हुई रोटी का नहीं था, बल्कि इसके पीछे नफरत की एक बहुत लंबी कहानी छुपी हुई थी। मैंने माँ की आंखों में सीधे देखा तो वह नज़रें फेरने लगी। उसी पल मेरा धैर्य पूरी तरह टूट गया। गुस्सा मेरे बस में नहीं रहा था। मैंने काव्या का हाथ छोड़ा और तेजी से डाइनिंग टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने पूरी ताकत से मेज पर हाथ दे मारा। पानी से भरा गिलास उछलकर नीचे गिरा और फर्श पर चकनाचूर हो गया। टूटने की आवाज़ से पूरा कमरा सन्न रह गया। मैंने भरी और गूंजती आवाज़ में कहा, अम्मा, मुझे जवाब चाहिए। पिछले 4 साल से मैं हर महीने घर के खर्च के अलावा 1 लाख रुपए अलग से सिर्फ काव्या के लिए भेज रहा था। वह पैसा उसके निजी खर्च के लिए था। क्या आपने कभी वह रकम उसे दी है? साफ बताइए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। मेरी बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। भाई ने गर्दन झुका ली। माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। साफ था कि उनके पास यह सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने फिर से आवाज़ ऊंची की, मुझे जवाब चाहिए। क्या काव्या को उसके हिस्से के पैसे मिले या नहीं? माँ ने खुद को संभालने की कोशिश की और वहीं पुराना भावुक हथियार निकाल लिया। वह बोली, तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो? मैंने तुम्हें पैदा किया है, बड़ा किया, इस लायक बनाया और आज तुम एक पराई लड़की के लिए मुझ पर उंगली उठा रहे हो। मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने सख्त लहजे में कहा, यह चोरी का मामला नहीं है, यह भरोसे की बात है। मैंने वह पैसे इसलिए भेजे थे ताकि मेरी पत्नी को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ है कि उसने महीनों से ढंग से कपड़े नहीं पहने हैं। पैरों में टूटी चप्पल है और आप सब नए कपड़ों में बैठकर दावत खा रहे हैं।
माँ झल्ला कर बोली, घर का खर्च, बिजली पानी का बिल, रिश्तेदारों की खातिरदारी, क्या सब आसमान से गिरता है? महंगाई देखी है मैंने, उसके नाम के पैसे भी घर पर ही खर्च किए। उसे पैसों का क्या करना, खाना तो मिल रहा और सिर पर छत भी है। ये सुनते ही मेरा खून उबाल मार गया। मैंने गुस्से से कहा, तो क्या काव्या आपके घर की मुक्त की नौकरानी थी, जिसका काम सिर्फ आप लोगों की सेवा करना और बदले में ताने, गालियां और मार सहना है? आपने मेरी पत्नी को इंसान नहीं समझा, बस काम करने वाली मशीन बना दिया। मैं वहाँ परदेश में अपनी जिंदगी घिस रहा था और यहाँ आप लोग उस पर जुल्म ढा रहे थे। मेरा भाई बीच में बोल पड़ा, भैया आप मम्मा से इस तरह बात मत करो। मैंने उसे कड़क कर चुप करा दिया। मैंने कहा, तुम बोलो मत, तुम सब इसमें बराबर के गुनाहगार हो। तुम सब देख रहे थे कि काव्या के साथ क्या हो रहा, फिर भी किसी ने मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तुम सब जानते थे कि अगर मुझे पता चल गया तो तुम्हारी ऐश खत्म हो जाएगी। माँ गुस्से में चिल्लाने लगी, निकल जाओ मेरे घर से। अगर अपनी बीवी का पक्ष लेना है तो अभी निकलो, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। मैंने ठंडे लेकिन अडिग स्वर में कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एक पल भी इस घर में नहीं रहूँगा जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। यह घर मेरे पैसों से बना है, लेकिन आज यह मेरे लिए पराया हो चुका। मैं मुड़ा और काव्या का हाथ पकड़ लिया। वह बुरी तरह काँप रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उससे कहा, चलो काव्या, अपना सामान उठाओ, हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। काव्या ने मुझे अविश्वास से देखा। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसके लिए अपनी माँ और पूरे घर के सामने खड़ा हो गया हूँ। पीछे से माँ ने बद्दुआ दी थी, रिश्तों का वास्ता भी दिया, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। मैं काव्या को लेकर उस घर से बाहर निकल आया, जो कुछ देर पहले तक मेरा सपना था, अब मुझे पिंजरे से कम नहीं लग रहा था। उसी रात मैं उसे लेकर पास के एक होटल में ठहर गया। उस वक्त मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। कमरे में पहुंचकर भी काव्या बुरी तरह सहमी हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी नज़रें बार बार दरवाजे पर जा रही थीं, जैसे उसे डर हो कि कोई भी पल दरवाज़ा खुल सकता और उसे ज़बरदस्ती वापस ले जाएगा। मैंने उसे पानी दिया और यकीन दिलाया कि वह अब सुरक्षित है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। अगले 2 दिन हम उसी होटल में रहे। मैं बाहर निकलकर एक छोटा सा किराए का मकान ढूंढ लाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम ज़्यादा दिन होटल में रहें और घर वालों को हमारी भनक लगे। ज़रूरी सामान खरीदा गया और हम वहाँ रहने लगे। मुझे लगा था कि उस कैद से निकलते ही काव्या की आंखों में फिर से जान लौट जाएगी, लेकिन मैं गलत था। नए घर में आकर भी वह चुपचाप रहती, घंटों खिड़की के पास बैठकर बाहर खाली नज़रों से देखती रहती। मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वह बस सिर हिला देती या 2 शब्द बोलकर चुप हो जाती। उसकी आंखों में अब भी डर साफ दिखाई देता था। मैंने सोचा कि शायद इतने सालों का दर्द है जिसे मिटने में वक्त लगेगा। मैं उसे बाहर घुमाने की बात करता तो वह मना कर देती और कहती कि उसे डर लगता है। एक शाम मैं काम से जल्दी लौट आया। काव्या रसोई में कुछ बना रही थी। मैं चुपचाप उसके पीछे गया और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मेरा स्पर्श होते ही वह पूरी तरह चौंक गई और पीछे हट गई। यह देखकर मैं सन्न रह गया। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे भी डर रही है। मैंने धीरे से पूछा, काव्या, तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं ही तुम्हें वहाँ से निकाल कर लाया हूँ। वह नज़रें झुकाए खड़ी रही, एक शब्द नहीं बोली। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया ताकि उसे भरोसा दिला सकूं कि मैं उसके साथ हूँ। जैसे ही मैंने उसकी कलाई पकड़ी, उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे लगा उसे चोट लगी है। मैंने उसकी आस्तीन ऊपर कर दी। जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक दी। उसके गोरे बाजुओं पर
जगह जगह गहरे जले हुए निशान थे। कुछ पुराने थे जो भर चुके थे और कुछ बिल्कुल नए लग रहे थे, जैसे किसी गर्म चीज से उसे जानबूझकर दागा गया हो। मेरा सिर घूमने लगा। मैंने घबरा कर पूछा तो वह जल्दी से बोली, कभी कभी हाथ जल जाता, आप चिंता मत कीजिए, यह मामूली निशान है। लेकिन मैं जानता था कि वह सच नहीं बोल रही है। रोटी बनाते वक्त अंगुली जल सकती है, लेकिन बाजुओं पर इस तरह के गहरे और फैले हुए जख्म नहीं पड़ते। मैंने काव्या को कंधे से पकड़कर जोर से हिला दिया और सख्त आवाज में कहा कि अब मुझे सच जानना है। यह मामूली जलने के निशान नहीं है, यह किसी हादसे से नहीं हुई है, यह किसी ने जानबूझकर किया है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे साथ यह जुल्म किसने किया। मेरी आवाज की कठोरता ने जैसे उसका आखिरी सहारा भी तोड़ दिया। उसका सब्र वहीं खत्म हो गया। वह वहीं फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना आम रोना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से दबा हुआ दर्द एक साथ फूट पड़ा हो। वह हिचकियों के बीच कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जा रहे थे। मैं भी वहीं उसके पास बैठ गया और धीरे से उसके सिर पर हाथ रख दिया। काफी देर तक वह रोती रही। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो किसी पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दे। अब वह राज बाहर आने वाला था, जिसे उसने 4 साल तक अपने दिल में दबा कर रखा था। काव्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उठाकर बिस्तर पर बैठाया, पानी का गिलास दिया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिया। बहुत नरमी से मैंने कहा कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे सच बताओ कि यह सब किसने किया। उसने एक गहरी सांस ली और भीगी आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली कि यह सब आपकी अम्मा ने किया है। यह जलने के निशान किसी हादसे की वजह से नहीं है, यह आपकी अम्मा की नफरत की पहचान है। वह कभी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी आपसे हो। उनकी मर्जी कहीं और थी, लेकिन हालात और आपके दुबई जाने की वजह से उन्हें चुप रहना पड़ा। उसी का गुस्सा वह मुझ पर हर रोज निकालती थी। वह कहती थी कि मैं मनहूस हूँ और ज़बरदस्ती उनके बेटे के गले पड़ गई हूँ। मैं हैरान होकर बोला कि अगर तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था, तुमने मुझे एक बार भी कोई बात नहीं बताई। हम रोज बात करते थे। मैं हर बार पूछता था कि सब ठीक है या नहीं। तुमने कभी इशारा तक क्यों नहीं किया। काव्या के होठों पर कड़वी सी मुस्कान आ गई। वह बोली कि मैं कैसे बताती। क्या आपको लगता है कि वीडियो कॉल पर मैं अपनी मर्जी से बोलती थी? बिल्कुल नहीं। जब भी आपका फोन आता था, अम्मा सामने कुर्सी लगाकर बैठ जाती थी। पहले ही धमकी दे देती थी कि अगर मेरे चेहरे पर उदासी दिखी या मैंने शिकायत करने की कोशिश की तो कॉल खत्म होते ही मुझे सबक सिखाया जाएगा। वह इशारों से मुझे डराती रहती थी। उनकी नज़रें हर वक्त मुझ पर रहती थी। मुझे मजबूरी में हंसकर कहना पड़ता था कि सब ठीक है। उसने अपने सूट की आस्तीन फिर से ऊपर की और एक पुराने जले हुए निशान की तरफ इशारा करते हुए बोली कि यह निशान उस दिन का है जिस दिन आपने अपनी पहली सैलरी से मेरे लिए सोने की बालियां भेजी थी। अम्मा ने वह बालियां मुझसे छीन ली और अपनी बेटी को दे दी। जब मैं रोने लगी तो उन्होंने चूल्हे से गर्म चिमटा उठाकर मेरे हाथ पर लगा दिया। वह कहती थी कि तेरी औकात नहीं वह सोना पहनने की। जब मैं दर्द से चीखती तो वह तेज आवाज़ में टीवी चला देती ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना जाए। मैं उसकी बातें सुनकर पत्थर का हो गया। मेरा दिल फटने को हो रहा था। काव्या ने आगे कहा कि मारपीट तो एक तरफ थी, लेकिन भूख सबसे बड़ी सजा थी। आप वहाँ से लाखों रुपए भेजते थे, लेकिन मुझे पूरे दिन में सिर्फ एक सूखी रोटी दी जाती थी।
वह कहती थी कि मैं कामचोर हूँ और मुफ्त का राशन खाती हूँ। जिस दिन सफाई करते वक्त कुछ टूट जाता या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता, उस दिन वह एक रोटी भी नहीं मिलती थी। कई बार मैं 2-2 दिन भूखी रहती थी, बस नल का पानी पीकर सो जाती थी। वे सब मेरे सामने बैठकर पनीर की सब्जी, खीर और अच्छे पकवान खाते थे और मैं रसोई के दरवाजे पर खड़ी उनके बचे हुए टुकड़ों को देखती रहती थी। काव्या की आवाज़ हिचकियों में डूबती जा रही थी, लेकिन उसका हर शब्द मेरे दिल पर वार कर रहा था। उसने कहा कि आपकी अम्मा मुझे अक्सर धमकाती थी कि अगर जरा से भी गलती की तो खाना बंद कर देंगी। कई बार मैं भूखी प्यासी अपने कमरे में पड़ी रहती और बाहर से उनके हंसने की आवाज़ें आती रहती थी। यह सुनकर मैं बुरी तरह टूट गया। मैं उसके पैरों के पास बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपनी पत्नी के हाथ अपनी आंखों से लगा लिए। वे हाथ सख्त हो चुके थे और उन पर जले हुए निशान मेरी सबसे बड़ी गलती की गवाही दे रहे थे। मैं रोते हुए बोला कि मुझे माफ़ कर दो काव्या, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा कसूरवार हूँ। मैं यह समझता रहा कि मैं तुम्हारे लिए खुशियाँ कमा रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें नरक में झोंक दिया। मैंने उन लोगों पर भरोसा किया जिन्हें तुम्हें जहर की तरह डस लिया। काव्या ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं पागल सा हो गया था। मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मैं दुबई की भयानक ठंड में खड़ा होकर दिन रात मेहनत करता रहा। मैंने अपनी जवानी के 4 साल सिर्फ इसलिए कुर्बान किए कि मेरा परिवार खुश रहे और मेरी पत्नी सुकून से रहे। लेकिन बदले में क्या हुआ? मेरी कमाई का बना घर मेरी पत्नी के लिए जेल बन गया और मेरा भेजा हुआ पैसा मेरी माँ और बहनों के ऐश का जरिया बन गया। मैंने काव्या को गले से लगा लिया और उससे वादा किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात हम दोनों देर तक एक दूसरे से लिपटे रोते रहे और अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकालते रहे। उस समय मुझे पार्क में मिला वह बूढ़ा आदमी बहुत याद आया। उसने कहा था कि परदेश दीमक की तरह होता है। उस दिन मुझे उसकी बात का मतलब पूरी तरह समझ में आ गया। सच में परदेश में रहना किसी सज़ा से कम नहीं होता, क्योंकि पीछे रहने वाले हमें सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझने लगते हैं। उनकी नज़र में हमारी कीमत बस तब तक रहती है जब तक हम पैसे भेजते रहते हैं, और अगर इन्हें हमारी पत्नी पसंद नहीं आती तो उसकी हालत घर के नौकरानी जैसी कर दी जाती है। वे ये सब भूल जाते हैं कि परदेश में रहने वाला इंसान भी हाड़ मांस का बना हुआ है और उसकी पत्नी भी दिल और जज्बात रखती है। तो दोस्तों, यह दास्तान केवल मेरी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनों की मुस्कान के लिए अपनी जवानी परदेश में घिसा देता है। हमें यह समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होता। रिश्तों की असली कीमत भावनाओं और सम्मान से तय होती है। अगर आपकी गैर हाजिरी में आपका परिवार आपकी पत्नी को आदर नहीं दे सकता तो समझ लीजिए वे आपके अपने नहीं
बल्कि आपकी कमाई से प्यार करते हैं। आपकी पत्नी को अपनों के भरोसे छोड़कर यह मान लेना कि वह खुश रहेगी सबसे बड़ी भूल होती है। कई बार अपने ही चेहरे में छिपे लोग परायों से ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, इसलिए उसे उन्हीं लोगों के साथ बिताएं जो आपको इंसान समझे, चलती फिरती ATM मशीन नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।